डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में विटामिन डी के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। विटामिन डी वसा घुलनशील विटामिन होता है और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन डी जो होता है यह वसा घुलनशील दूसरा महत्वपूर्ण विटामिन होता है और इसे हम अस्थि विकृति नाशक विटामिन भी कहते हैं, अर्थात इसे एंटी रिकेटिक विटामिन भी कहा जाता है। सबसे पहले मेलेनबी ने 1919 में यह खोज किया कि कॉड मछली के जो यकृत होता है और उस यकृत से जो तेल बनाया जाता है उसके द्वारा जो है रिकेट्स रोग का उपचार किया जा सकता है। फिर सन 1924 में स्टेनबॉक और उनके साथी तथा हेस ने पता लगाया कि कुछ खाद्य पदार्थों में पराबैंगनी किरणों की सहायता से भी रिकेट्स प्रतिरोधी क्षमता विकसित की जा सकती है, अर्थात एंटी रिकेटिक प्रॉपर्टीज को हम डेवलप कर सकते हैं। विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि स्टीरॉल युक्त तेलों को धूप में रख दिया जाए तो ये जो तेल हैं इनमें भी रिकेट्स प्रतिरोधक तत्व जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं या उपस्थित हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे विटामिन डी का रासायनिक संगठन एवं प्रकार पे। रिकेट्स प्रतिरोधक पदार्थों तथा स्टीरॉल्स यौगिक इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से विटामिन डी कहा जाता है, यानी एंटी रिकेटिक जो सब्सटेंसेस है या स्टीरॉल्स कंपाउंड है, इन दोनों को ही मिलाकर हम कहते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो है पोषण मूल्य के आधार पर दो रूपों में पाया जाता है। पहले हम बात करेंगे विटामिन D2 की। यह पेड़ पौधों में पाया जाता है और इसे अर्गोस्टिरॉल्स या प्रोविटामिन्स भी कहा जाता है, अर्थात जो विटामिन जंतु जगत में न पाया जाके केवल वनस्पति जगत में उपस्थित है उसे हमने नाम दिया है अर्गोस्टिरॉल्स का या विटामिन D2 का। अर्गोस्टिरॉल्स पे जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो इसमें क्रिया होती है और कैल्सीफेरॉल बनता है। ये जो कैल्सीफेरॉल या विटामिन D2 है यह फफूंदी या खमीर ईस्ट जिसे कहा जाता है या फंगस जिसे कहा जाता है इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरा जो है इसका प्रकार वो है विटामिन D3। इसे 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है या इसे कॉलीकैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। जब यह पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आता है तो यह विटामिन डी या हम कह दें विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। हम जब बच्चों धूप में जाते हैं, जब आप अगर दिन भर में 5 मिनट भी अच्छी धूप में खड़े होते हैं, सुबह की धूप में जो कि बहुत तेज भी नहीं होती है, तो आपकी दिन भर की जो रिक्वायरमेंट है वह पूरी हो जाती है। वो कैसे पूरी होती है कि आपकी स्किन के नीचे फैट प्रेजेंट है ना, और इसके अंदर प्रेजेंट है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। मतलब फैट के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्म है वो है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। अब ये जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है यह जब आप धूप में खड़े होते हैं तो सनलाइट की जो अल्ट्रा वायलेट रेज या यूवी रेज या पराबैंगनी किरणें जिसे हम कहते हैं, यह जो चीज होती है और इसके संपर्क में जब 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल आता है तो यह 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल विटामिन D3 या विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है और इसी चीज को यहाँ पर इस चित्र में समझाया हुआ है कि सनलाइट के नीचे जो है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है जो कि सनलाइट के उपस्थिति में विटामिन D3 में कन्वर्ट हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन डी की विशेषताएं क्या क्या है। विटामिन डी जो है अपने शुद्ध रूप में श्वेत रवेदार पदार्थ होता है।
और साथ में इसमें कोई भी गंध नहीं पाई जाती है, अर्थात यह गंध रहित रवेदार पदार्थ होता है। यह ताप, क्षार एवं ऑक्सीकरण के प्रति स्थिर होता है, मतलब कि न तो इसका ऊपर हीट का प्रभाव पड़ता है, ज्यादा हीट से ये नष्ट नहीं होता है, न क्षार की उपस्थिति में नष्ट होता है, न ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह नष्ट होता है। यह वसा तथा वसा घोल को, जैसे कि आपका ईथर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, इन सब चीजों में घुलनशील होता है, परंतु विटामिन डी जो है वह जल में जो है वह अघुलनशील होता है। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन डी का किस में नापा जाता है। तो विटामिन डी जो है इसको हम अंतरराष्ट्रीय इकाई या हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनिट में नापते हैं, जिसे आईयू भी कहा जाता है, परंतु आजकल इसे भी माइक्रोग्राम में ही नापा जाता है, जैसे हमने विटामिन ए में बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन डी के कार्यों के ऊपर। विटामिन डी का पहला कार्य है कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में सहायक। विटामिन डी छोटी आंत में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है। इसके अभाव में इन दोनों ही खनिज लवणों का अवशोषण नहीं हो पाता है, अर्थात विटामिन डी जो है या तो हमारी डाइट में उपस्थित हो या हम उसे सनलाइट के थ्रू लें, है ना, पर हमारे शरीर में उसका प्रॉपर अमाउंट अगर है तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, उसके द्वारा अगर हमारे भोजन में कैल्शियम और फास्फोरस जो उपस्थित होता है उसका अवशोषण अच्छी मात्रा में या परसेंटेज में हो पाता है, परंतु इसके अभाव में इन दोनों ही खनिज लवणों का अवशोषण नहीं हो पाता है और अधिकांश जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है वो बिना अवशोषित किए ही या बिना अवशोषित हुए ही शरीर से बाहर निकल जाता है। अस्थियों तथा दांतों का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता है। कैल्शियम और फास्फोरस अगर हमारे भोजन में उपस्थित भी था और उसको हम अवशोषित नहीं कर पाए और वो हमारे शरीर को उपलब्ध नहीं हो पाया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो बोन्स है या हमारे जो तत्व हैं उनका विकास जो है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है। सेकंड चीज है अस्थियों के निर्माण में। कैल्शियम तथा फास्फोरस अस्थियों के निर्माण, वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आहार द्वारा ग्रहण किया गया कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण विटामिन डी की उपस्थिति में ही होता है, जिस तरीके से अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की। विटामिन डी गुर्दों से फॉस्फेट को पुनः अवशोषित कर अस्थियों में कार्बनिक फास्फोरस को अकार्बनिक फॉस्फेट में बदल देता है। यहाँ पर ये चीज बताई हुई है बच्चों कि कैल्शियम और फास्फोरस जो हैं वो हमारी बोन्स के लिए बहुत जरूरी है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और हमारी जो किडनी होती है वह फॉस्फेट का पुनः अवशोषित करती है और अस्थियों में कार्बनिक फास्फोरस को जो है वो अकार्बनिक फॉस्फेट में बदल देती है। मतलब हमारे शरीर से जब वो फॉस्फोरस फॉस्फेट के रूप में बाहर उत्सर्जित किया जा रहा है तो उसको पुनः वापस से अवशोषित करती है और शरीर में अकार्बनिक फॉर्म में बदल देती है। तीसरी चीज है दांतों की मजबूती हेतु। दांतों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी जो है वो आवश्यक होता है। विटामिन डी जो है दांतों के डेंटिन तथा इनेमल भाग में कैल्शियम फॉस्फेट के जमाव में मदद करता है, जिससे हमारे दांत मजबूत बनते हैं। साथ ही विटामिन डी आंतों की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है या म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है को कैल्शियम तथा फास्फोरस युक्त लवणों के शोषण हेतु उपयोगी बनाता है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन जो है उसका अच्छे से हो पाए, सही तरीके से हो पाए, परसेंटेज भी उसका ज्यादा हम एब्जॉर्ब कर पाए। रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करना इसका चौथा कार्य या फोर्थ फंक्शन होता है, किसका? विटामिन डी का। जब कभी भी रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी हो जाती है तब यह दोनों ही लवण हड्डियों से निकलकर रक्त में मिल जाते हैं तथा रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की आवश्यक मात्रा उपलब्ध हो जाती है।
इस तरह रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस का जो सामान्य स्तर होता है वो बना रहता है। यानी किसी भी कारण से हमारे शरीर में कभी कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो गई है, ऐसी कंडीशन में ब्लड में हमेशा कैल्शियम और फास्फोरस का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है, और उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारी बोन्स में से ये कैल्शियम और फास्फोरस निकलने लग जाता है, और रक्त में इसकी जितनी मात्रा आवश्यक होती है उतनी मात्रा वहां पे पहुंचा देता है और इसके स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन डी रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित एवं नियमित करता है। अर्थात जो रक्त के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एल्कलाइन फॉस्फेट, इसकी जो सामान्य मात्रा है उसके ऊपर भी नियंत्रण और नियमन का कार्य करता है, और यही जो एंजाइम है यह एंजाइम अस्थियों के भरण पोषण, अंतःस्थल के निर्माण आदि के लिए जो है अत्यंत उपयोगी माना जाता है। फिफ्थ जो फंक्शन होता है विटामिन डी का हमारे शरीर में वह है शारीरिक वृद्धि हेतु। विटामिन डी जो है शारीरिक वृद्धि और विकास में अमूल्य योगदान देता है। इसकी कमी से कैल्शियम तथा फास्फोरस जो है सही रूप में सही ढंग से अवशोषित नहीं हो पाते हैं और हमारे शरीर की जो शारीरिक वृद्धि होती है वह रुक जाती है। नेक्स्ट फंक्शन है पैराथायरॉइड ग्रंथि पर नियंत्रण। विटामिन डी जो होता है वह पैराथायरॉइड ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन होता है उसको नियंत्रित व नियमित करता है, और यह जो हार्मोन है अस्थियों से कैल्शियम तथा फॉस्फेट को निकालकर रक्त में मिला देता है तथा अतिरिक्त फॉस्फेट को मूत्र द्वारा विसर्जित कर देता है। अतः रक्त में जो कैल्शियम का स्तर सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। उसने क्या किया, सबसे पहले अगर रक्त में कैल्शियम फॉस्फेट की कमी हो रही है तो वो बोन से लेके आ जाएगा, और ज्यादा है अगर ब्लड के अंदर तो उस फॉस्फेट को मूत्र के द्वारा उत्सर्जित कर देता है। अतः रक्त में कैल्शियम का जो स्तर होता है उसको सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। सेवेंथ फंक्शन है विटामिन डी का कि विटामिन डी जो है वो छोटी आंत की जो म्यूकोसा होती है उसमें प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया में सहायता प्रदान करता है या मदद करता है, क्योंकि कई सारे नॉन एसेंशियल जो प्रोटीन्स हैं या हम कहें अमीनो एसिड जो है हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ही संश्लेषित किए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन डी के प्राप्ति के साधन के ऊपर कि किन चीजों के द्वारा हमें विटामिन डी जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। त्वचा के सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से विटामिन डी का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया कि जब भी हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारे स्किन के नीचे 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, और यह जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है वह धूप की उपस्थिति में जिसमें कि अल्ट्रावायलेट रेज प्रेजेंट है वह उसे विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। यानी सूर्य की रोशनी जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विटामिन डी के सोर्सेज में। इसके अलावा हम इसे आहार के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल इसका एक एग्जाम्पल है जो कि विटामिन डी की अच्छी मात्रा देने का कार्य करता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी, विटामिन डी मिला हुआ दूध, दूध का पाउडर, यकृत, मांस, वसायुक्त मछलियां आदि में यह उचित मात्रा के अंदर उपस्थित होता है। कुछ मात्रा में यह घी, मक्खन आदि में भी उपस्थित होता है। अब हम बात कर रहे हैं कमी के प्रभाव की। विटामिन डी की जो कमी है बच्चों वह हमने कैल्शियम व फास्फोरस में भी देखी है, क्योंकि ये दोनों जो न्यूट्रिएंट हैं एक विटामिन में आ रहा है एक खनिज लवण में आ रहा है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। किसी भी कारण से विटामिन डी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है
तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा तो कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। और ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनका आपस में अंतर संबंध है ना। तो जो रोग हमने कैल्शियम की कमी के कारण पड़े, वही रोग इसके अंतर्गत भी आते हैं। यानी विटामिन डी की कमी से कैल्शियम एवं फास्फोरस का अवशोषण प्रभावित होता है, जिससे अस्थियों एवं दांतों में कैल्सिफिकेशन प्रक्रिया रुक जाती है तथा हमारी जो हड्डियां हैं, वह दांत हैं, वह कमजोर हो जाते हैं। अस्थि मृदुलता जो है, यह रोग हमने देखा ऑस्टियोमलेशिया, जो कि वयस्क में होता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इस रोग को देखा जा सकता है। और हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि थोड़ा सा गिरने पे टूट सकती है। दंत क्षरण या डेंटल डिके जिसे कि कहा जाता है, कि दांत खराब होने लग जाते हैं। रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है, इसके अंदर हमने 2-3 टाइप्स के देखे थे कि फ्रंटल बोन जो है वो चौड़ी हो जाती है, रिकेटिक रोजरी हो जाती है, बो लेग्ड हो जाते, धनुषाकार पैर जिसे हमने कहा था, पीजन चेस्ट हो सकता है बच्चे के अंदर। तो ये सारा बच्चों में होने वाले रोग थे। फिर है मांसपेशीय मरोड़ या टिटेनी, जो कि आपकी मांसपेशियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है। लास्ट वन है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि ओल्ड एज में देखा जाता है, और उसके अंदर जो है बोन्स में कैल्शियम की बहुत अधिक कमी हो जाती है, और इसी कारण से वृद्ध लोग जब गिरते हैं तो एकदम से उनकी अस्थियां जो है भुरभुरी होके टूट जाती है। इसकी रिक्वायरमेंट की जब बच्चों अपन बात करते हैं तो आईसीएमआर के द्वारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है, आरडीए नहीं दिया गया है, क्योंकि आईसीएमआर ने ये कहा है कि विटामिन डी जो है वह हमें सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्राप्त हो जाता है, और इंडिया जैसे देश में इसकी जनरली कमी नहीं होती है। परंतु आजकल जो लिविंग पैटर्न हो गया है, लिविंग स्टाइल हो गया है व्यक्ति का, उस कारण से इस रोग को देखा जाने लगा है, क्योंकि लोग कॉम्प्लेक्सेस में रहने लगे हैं या बड़े सिटीज में कमरे बहुत छोटे छोटे और अधिक लोग रहने लगे हैं, जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, धूप नहीं आती है। बच्चे जब व्हीकल्स पे बाहर निकल रहे हैं तो स्कार्फ लपेटे हुए हैं, तो स्किन के अंदर सनलाइट नहीं पहुंच पाती डायरेक्टली, और वो उसे कन्वर्ट नहीं कर पाती है। इसलिए इंडिया जैसे जहां पर की सूर्य की रोशनी की कोई कमी नहीं है, आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी देखने में आ रही है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर में इसकी डेफिशिएंसी ना हो, हम सुबह की ताजा धूप थोड़ी देर के लिए लें। इसके साथ ही हमारा जो ये विटामिन है, विटामिन डी, वो समाप्त होता है। थैंक यू।